वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट सीई चैनल। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं आपके आने वाले गेट और ईएसई 2021 के लिए। सब्जेक्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर्वेइंग इंजीनियरिंग, कह सकते हैं सर्वेइंग इंजीनियरिंग के अपन बिल्कुल लास्ट में अपन लोग आ चुके हैं। अभी तक अपन लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन लोग कवर कर चुके हैं और कुछ ही टॉपिक्स अपने बाकी हैं। आज की जो मेरी क्लास है, आज भी अपन एक नए टॉपिक के साथ अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि आज की जो अपनी क्लास है वो रहेगी थ्योरी ऑफ एरर की। थ्योरी ऑफ एरर से पहले जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि टैक्योमेट्री, लेवलिंग, थियोडोलाइट, ठीक है, आप लोगों का कंपास सर्वेइंग, आप लोगों की लीनियर सर्वेइंग, ये सारे टॉपिक्स आप लोग इस चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी गेट सीई चैनल में जो इस पे आप अभी लॉगिन है, उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों को सारे मेरे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं वो आप लोग वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। मेरे से आप लोग पर्सनली जो टेलीग्राम चैनल है, मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, उस पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे आप लोगों को पता होगा बहुत सारी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। पूरी टीम के साथ आप लोगों के साथ तैयारी करवाई जा रही है ऐसे। तो इसका शेड्यूल मैं आप लोगों से डेली से डिस्कस करता हूँ ताकि किसी की भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, एक दो बार जो मेरी क्लासेस हैं, एक दो दिन से वो आप लोगों की लेट प्रीमियर हुआ था उसका, लेकिन जो टाइमिंग है वो अपनी 8:30 से 10 की है मेरी क्लासेस, जो सर्विंग की चल रही हैं अभी। ठीक है, और बात करें अपन लोग गेट की जो क्लासेस चल रही हैं, गेट की क्लासेस आप लोगों की इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आप लोगों की चल रही हैं। सुबह 7 से 10:30 बजे तक है आप लोगों का। ठीक है, मैं डेली शेड्यूल आप लोगों को इस वजह से बताता हूँ क्योंकि हर एक वीडियो में मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर टाइमिंग क्या है, क्योंकि डेली नए बच्चे अपने साथ जुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेड्यूल शेयर करता हूँ। हिंदी मीडियम में जो गेट की क्लासेस हैं वो 7 से 10 बजे तक हैं। दूसरा आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट कि सर इंग्लिश मीडियम में जो सब्जेक्ट पढ़ा दिए गए हैं, क्या वो हिंदी मीडियम में कवर नहीं होंगे? ऐसा नहीं है, जो आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है उसको अपन हिंदी मीडियम में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और राजस्थान में के बच्चों के लिए आरएसएम एसएसबी का भी कोर्स अपने चल रहा है शाम को 7 बजे से लेकर 7 बजे तक, जिसमें आप लोगों के सारे सब्जेक्ट जो है एक रिवीजन के तौर पर आप लोगों को कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है अपनी थ्योरी ऑफ एरर्स। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ आप लोगों के। टर्मिनोलॉजीज अपन लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और टर्मिनोलॉजीज अपन लोग स्टार्ट करेंगे विद, आई कैन से, टर्मिनोलॉजीज ऑफ, ठीक है, अपन लोग यहाँ जो स्टार्ट करेंगे दैट इज टर्मिनोलॉजीज ऑफ आप लोगों की एक्यूरेसी एंड एरर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों की स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों को लीनियर मेजरमेंट पढ़ाया था, तो आप लोगों ने देखा था वहां पर मैंने करेक्शंस आप लोगों को कुछ बताए थे। ठीक है, जो करेक्शंस मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, वहां पर भी मैंने एरर्स की आप लोगों से बात की थी। थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को वहां पर दिया था। यहाँ पर अपन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस को यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस अपन लोगों के बनते हैं गेट ईएससी या फिर किसी एग्जाम एसएससी वगैरह में जो पूछा जाता है उसकी बात करेंगे। तो टर्मिनोलॉजीज जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अपन एक्यूरेसी, ठीक है, एंड एरर्स के लिए। एक्यूरेसी एंड एरर, चलिए फिर आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजीज है आपके पास, इट इज प्रिसीजन। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग डिस्कस करेंगे प्रिसीजन को, कि प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, प्रिसीजन की मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग, दो चीजें आप लोगों के सामने आती हैं, एक होता है प्रिसीजन और एक होता है एक्यूरेसी। प्रिसीजन मैं आप लोगों को समझाऊं तो प्रिसीजन आप लोगों का जब भी आप लोग मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, वो उस दौरान की बात हो रही है। ठीक है, यानी मैं कितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मेरा यूज कर रहा हूँ, कितनी प्रिसाइज मैं रीडिंग ले रहा हूँ, ये सारी बातें हो रही हैं जब मैं अपनी रीडिंग्स को, या फिर मैं कह दूं मेरे सर्वे को मैं कर रहा हूँ। एक्यूरेसी जो है आप लोगों का, एक्यूरेसी होगा जो आप लोगों को मिलेगा, यानी जो मैं जो आप लोगों के मेजरमेंट्स कर रहा हूँ, उसके बाद जो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं, रिजल्ट्स में आप लोगों को एक्यूरेसी मिलेगी, और मैं कह सकता हूँ वर्किंग में आप लोगों को प्रिसीजन रखना पड़ेगा। दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो उनके टाइम पीरियड का है, किस टाइम पे यानी अपन को किस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रिसीजन के लिए यहाँ पर अपन लिख देंगे, ठीक है, इट इज इट इज a degree of
it is a degree of accuracy, I can say degree of accuracy, correctness, ठीक है, used in measurement is known as precision, ठीक है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। सेकेंड टर्मिनोलॉजीज मेरी यहीं से बनती है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। तो आप लोगों की एक्यूरेसी जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि आप लोग प्रिसीजन कैसे अपनी साइट पर या फिर अपने मतलब आप लोग किस तरीके से वहां पर उसको अचीव करेंगे, ठीक है। तो आई कैन से प्रिसीजन कैन बी अचीव्ड बाय, जिन जिन चीजों से अपन लोग प्रिसीजन को अचीव कर सकते हैं, पहला आपके पास आएगा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। किस चीज से अपन करेंगे, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से आपको, यानी जो मैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज में ले रहा हूं वो मेरे प्रिसाइज होने चाहिए, उनका मैं कह दूं कैलिब्रेटेड होने चाहिए, उनमें किसी भी तरीके की आप लोगों की कोई खामियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज करें। कह सकता हूं मैं आप लोग जो रीडिंग्स ले रहे हैं, ठीक है, प्रिसाइज रीडिंग, ठीक है, शुड बी टेकन। आप लोगों को जो रीडिंग लेनी है वो बिल्कुल सही लेनी है, तब आप लोग अपने प्रिसीजन में कामयाब हो सकते हैं। तीसरा मैं कह सकता हूं आप लोगों को, यदि आप लोग सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, स्किल्ड होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग मान के चलें कि आप लोगों ने कभी थियोडोलाइट पे काम ही नहीं किया है, ठीक है, तो आप लोग कैसे उससे प्रिसाइज रीडिंग ले सकते हैं। यानी अपन किसी के थ्रू भी अपन सर्वे को नहीं कर सकते, वहां पर अपन को हल्का सा स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। दिस आर द स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड इन प्रिसीजन। सेकंड जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था, इट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की अगर आप लोगों से बात करूं मैं, एक्यूरेसी क्या होता है, इट इज अ डिग्री ऑफ, आई कैन से, जो आप लोगों का मैंने मेजरमेंट कर लिया है, उसके बाद रिजल्ट जो आए हैं वो कितने सही हैं, वो मेरी एक्यूरेसी कहला रही है, ठीक है। तो आई कैन से द डिग्री ऑफ accuracy may be defined as I can say they may be defined as the measurement nearer to the measurement is much more nearer to your correct value, to करेक्ट वैल्यू, यानी जो मेरी वैल्यू करेक्ट है उसके पास मेरा जो मेजरमेंट की वैल्यू मैंने निकाली है वो कितनी उसके आसपास आई है, वो मेरा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कहलाएगा। जितना नियरर होगा करेक्ट वैल्यू के, उतनी ही मेरी ज्यादा एक्यूरेसी वहां पर मैं कह सकता हूं मैंने मेंटेन की है, ठीक है। अब बात आती है कि यहां से अब तीसरी टर्म निकलेगी कि भाई ये जो करेक्ट वैल्यू है इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट वैल्यू, या फिर मैं कह दूं व्हाट इज ट्रू वैल्यू। तो थर्ड जो अपने पास डेफिनेशन अपन लोग यहां पर देखेंगे, वो देखेंगे अपन लोग ट्रू वैल्यू। व्हाट इज ट्रू वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ट्रू वैल्यू कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे, यानी मैं कह सकता हूं जिस चीज की वैल्यू जो पहले से अगर प्री डिफाइंड है या फिर अपन को पहले से पता है, वो वैल्यू उसकी आ पाए तो वो उसकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। यानी जितनी उसकी मैं कह दूं क्वांटिटी है, आप लोग उसी क्वांटिटी में उसको निकाल पाए। जितनी उसकी मैं कह दूं कि आप लोगों के पास अगर कोई डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस एग्जैक्ट आए, वही तो मेरी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। तो ट्रू वैल्यू को मैं यहाँ पर बहुत सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूँ, द एग्जैक्ट
the exact correct value of, I can say, of any quantity or measurement, ठीक है, वो मेरी ट्रू वैल्यू कहलाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, दिस अगर ये आप लोगों की ट्रू वैल्यू है तो ट्रू एरर क्या होगा, ठीक है। यहां पर मैंने आप लोगों से बात की है किसके, ट्रू वैल्यू के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ ट्रू एरर। व्हाट इज ट्रू एरर? ट्रू एरर यानी यहां पर कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई है, तो मैं कह सकता हूं कि जो मैंने वैल्यू निकाली है वो मेरी कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू से मेल नहीं खा रही है, उसके आसपास नहीं है, तभी तो मेरा वहां पर एरर जनरेट हुआ है। तो मैं उसको क्लियरली कह सकता हूं ट्रू एरर में, द डिफरेंस the difference between exact correct value, or I can say exact correct value, exact correct value को अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इट इज ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो जो डिफरेंस है आप लोगों का ट्रू वैल्यू और जो आप लोगों ने मेजर किया है, दैट इज मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज ट्रू एरर। क्या कहलाएगा वो मेरा? ट्रू एरर कहलाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं आप लोगों की, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे बहुत बार आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग चाहे किसी भी स्टेट का आप लोग एग्जाम उठा लें, चाहे आप लोग एसएससी का एग्जाम उठा लें, मैं कह सकता हूँ गेट में आप लोगों का कह सकते हैं इससे क्वेश्चंस जो है थ्योरेटिकल पार्ट से आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ईएस वगैरह में आप लोगों को कई बार एरर एंड एक्यूरेसी से थ्योरेटिकल पार्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन गेट में आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके, उससे काफी बार क्वेश्चन आप लोगों का देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे, मैंने ट्रू वैल्यू बोल दिया है, ट्रू एरर निकाल लिया है, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मैं कह सकता हूं मेरी वो वैल्यू है जिसके आने के चांसेस क्या हो, या फिर मैं कह दूं जिसके आने के या फिर जिसके करेक्ट होने के चांसेस, कि वो वैल्यू जो मेरी आएगी वो मेरी सही ही होगी, उसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो मेरी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। कौन सी वैल्यू मेरी मोस्ट प्रोबेबल कहला रही है? जिसके सही होने के चांसेस सबसे क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं द वैल्यू that have chances of being correct is greater than all other measured value। सभी जितनी भी आप लोगों ने मेजर करी है वैल्यू, उसमें से जो आप लोगों की सबसे ज्यादा जिसके आने के चांसेस या करेक्ट होने के चांसेस हैं, वो मेरी क्या कहलाएगी? वो मेरी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाएगी। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के पास कई बार क्वेश्चन में एमपीवी लिखा आता है, जिससे आपको समझ जाना है कि ये आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के बारे में पूछना चाह रहा है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिनको अपन लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी थी। नेक्स्ट अब बात आती है, अपन लोग जैसा कि एरर और एक्यूरेसी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एरर के लिए अब अपन लोग पढ़ना चाहेंगे कि आप लोगों का, मैं आप लोगों से बात करूं कि सोर्सेज क्या हैं एरर के। ये मैंने आप लोगों के साथ टॉपिक पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और इस टॉपिक को फिर से मैं आप लोगों के साथ बता देता हूं, क्योंकि अब अपन इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आप लोगों को जब ये अपन लोगों ने लीनियर मेजरमेंट पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को अपन ने
वहां पर भी अपनी नजरों से देखा था किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं दैट इज सोर्सेज ऑफ एरर। ठीक है, सोर्सेज क्या है मेरे एरर के, यहां पर मैं आप लोगों से वो चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, किन किन सोर्सेज से मुझे एरर मेरे को देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो मैं कह दूं आप लोगों के पास सोर्स है, वो है आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स, अगर मैं कह दूं कि मेरे इंस्ट्रूमेंट्स ही डिफॉल्टेड है, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स ही मेरे पास जो मेरे को इंस्ट्रूमेंट मिले हैं वो ही मेरे खराब हैं, तो मैं कैसे मेरे सही मैं कह दूं कि वैल्यूज को निकाल पाऊंगा, यानी मेरे वहां पर एरर आना ही आना है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेरा सोर्स ऑफ एरर में मैं उसको काउंट करूंगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में अपन लोगों को याद रखना है एरर अकर्स, एरर अकर्स ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, अगर आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट ही गलती है, आप लोगों की मैग्नेटिक निडल खराब है कंपास की, थोड़ोलाइट का मैं कह दूं, आप लोगों का टेलीस्कोप में आप लोगों की कोई खराबी है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ आएंगी, मेरी सोर्सेज ऑफ एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट में आएंगी। सेकंड जो सोर्स है आप लोगों के पास वो है आप लोगों का आई कैन से पर्सनल एरर। पर्सनल एरर उन एरर्स को कहा जाता है जो एक कोई भी सर्वेयर या फिर अपन लोग खुद की मर्जी से करें, वहां पर जो अपनी गलतियों की वजह से वहां पर अब मेजर्ड वैल्यू में मुझे एरर देखने को मिलती है, उसको कहा जाता है पर्सनल एरर। सेकंड वन इज पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर में अपन लोग लिखेंगे, पर्सनल एरर क्या है आप लोगों के पास, इट इज एरर which occur due to human, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस, ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस, लाइक आई कैन से आप लोगों ने क्या किया है, लाइक एरर इन आई कैन से रीडिंग, आप लोगों ने जब रीडिंग पढ़ी है वो आप लोगों ने गलत पढ़ ली है। ठीक है, और आप लोगों ने जब नोटेड डाउन करी है या फिर उसको लिखा है तब आप लोगों ने वहां पर गलती कर ली है। ठीक है, ह्यूमन केयरलेस लाइक एरर इन रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ मेजरमेंट्स, जो मेजरमेंट्स आप लोगों ने लिए हैं उनकी वैल्यू को आप या तो गलत पढ़ लें या फिर गलत लिख दें, तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पर्सनल एरर में आ जाएंगे, जो कि मेरा एक सोर्स ऑफ एरर है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का जो है दैट इज नेचुरल एरर, जिसमें अपन लोगों की कोई गलती नहीं है, दीज एरर्स आर जनरेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से आने वाले एरर को नेचुरल एरर कहा जा रहा है, और ये किस वजह से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों से वो डिस्कस करता हूँ। तो यदि मैं आप लोगों से कह दूं कि आप जब रीडिंग ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं अपने फील्ड में, और आप लोगों को ड्यू टू टेम्परेचर आप लोगों की रीडिंग्स कुछ अफेक्ट होती है, या फिर मैं कह दूं आप लोगों के जो ह्यूमिडिटी है, लोकल अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रही है आसपास किसी मैग्नेट के होने के कारण, ये सारों में आप लोगों का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, नेचुरल एरर कहलाएगा। ठीक है, तो आई कैन से दीज एरर आर occur due to natural I can say natural uh, natural error sources like सबसे पहला एग्जांपल like due to temperature variation, due to temperature variation, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण आप लोगों को वहां पर एरर देखने को मिल सकता है। आप लोगों को शायद मैं कह दूं कि ह्यूमिडिटी की वजह से आप लोगों को आपकी रीडिंग में फर्क दिख सकता है। विंड अगर बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, आपकी रीडिंग उसके कारण हो सकती है। लोकल अट्रैक्शन जैसे कि मैग्नेट्स वगैरह, तो मैग्नेटिक निडल आप लोगों का डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है,
इसी तरीके से डिक्लिनेशन जो होता है, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे को नेचुरल एरर वहां पर दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 आप लोगों के पास सोर्सेज ऑफ एरर है, इंस्ट्रूमेंट के कारण, पर्सनल और नेचुरल। ठीक है, तीनों ही जो एरर हैं मेरे, मैं कह दूं कि मेरी रीडिंग को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। नेचुरल एरर के लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं इंस्ट्रूमेंटल और पर्सनल एरर पर जरूर काम कर सकता हूं अपने फील्ड में। तो ये बात की मैंने आपके साथ सोर्सेज ऑफ एरर की। आगे अपन अब लोग जो बात करेंगे वो करेंगे आप लोगों से टाइप्स ऑफ एरर की। ठीक है, कि अपन कौन कौन से टाइप्स के एरर मेरे को फील्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो अपन यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, हेडिंग है मेरी टाइप्स ऑफ एरर। ये अपन लोग डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर की अगर अपन बात की जाए तो बहुत टाइप के टाइप्स एरर्स अपन लोगों को वहां पर देखने को मिलते हैं अपनी फील्ड में, और इनसे काफी मैं कह दूं कि क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्स में। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप ऑफ एरर है वो आप लोगों की क्या हो सकता है, आप लोगों से की गई गलती, यानी इट इज अ मिस्टेक। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर आप लोगों के पास आ गया है मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक्स को अगर मैं डिफाइन करूं आप लोगों को, तो आप जानते हैं कोई भी अपने किसी भी कारणवश अगर कोई गलती हो गई है तो वो मेरी मिस्टेक्स में काउंट होती है। बात करें कि मिस्टेक्स जो होंगी वो किस वजह से जनरेट होंगी वहां पर, तो मैं कह सकता हूं दीज आर दीज आर जनरेटेड जनरेटेड ड्यू टू, I can say surveyor, or I can say due to human error। खुद की गलती से किए हुआ आया हुआ एरर मेरे को वहां पर मिस्टेक कहलाता है। इसकी जो वैल्यू होती है मिस्टेक्स की, इट मे बी पॉजिटिव। ठीक है, आप लोगों से जो मिस्टेक हुई है उसमें जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी आपकी वैल्यू उसमें हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है मिस्टेक के लिए, कि ये जो मिस्टेक्स होती हैं वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती, वो आप लोगों की वेरिएबल होती है। कभी किसी से मिस्टेक ज्यादा बड़ी हो सकती है, किसी से छोटी सी कोई मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो आई कैन से इट्स वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर की अगर बात करता हूं तो वो आएगा मेरे पास एक्यूमुलेटिव एरर। क्या है? एक्यूमुलेटिव एरर। ठीक है, एक्यूमुलेशन आप लोग जानते हैं, किसी चीज के इकट्ठे होने को अपन एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो एक्यूमुलेटिव एरर क्या होगा, कभी जब मैं रीडिंग्स ले रहा हूं आप लोगों की, तो वहां पर क्या हुआ है, आप लोगों का मैं कह दूं कि एरर का एक्यूमुलेशन हो चुका है, एरर एक जगह जाके क्या हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन एरर में आप लोग लिखेंगे दीज एरर। ठीक है, दीज एरर आर आर prone to prone to accumulate in, I can say either direction। ठीक है, ये आप लोगों का क्या होगा, either डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में ये क्या होंगे, एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज देखने को यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी, और वो क्या है, आप लोग देखेंगे जब इसकी वैल्यू, मैं एक्यूमुलेटिव एरर की वैल्यू देखूंगा, ठीक है, तो वो आप लोगों को रिपीटेड दिखेगी। रिपीटेड दिखेगी तभी तो वो जाके कहीं पे मैं कह सकता हूँ एक्यूमुलेट होगी। ठीक है, तो इन दिस केस आई कैन से, ठीक है, द वैल्यू द वैल्यू हैज रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड अकरेंस, वो बार बार आप लोगों की रिपीट होगी,
या फिर मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि जो वैल्यू होगी, ठीक है, आप लोगों की वो पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ, जो रिपीटेड वैल्यू आ रही है, तो या तो वो पॉजिटिव ही होगी या फिर वो आप लोगों की नेगेटिव होगी, ठीक है। इन दिस केस either value is always positive, या तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और या वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता इस टाइप के एरर में कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार ज्यादा आई एक बार कम आई, तो वो क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ कंपनसेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है, जो एरर है मेरी, वो क्या होती है, कंपनसेट नहीं होती है, तो वो सिंगल डायरेक्शन में जाती है, यानी या तो वैल्यू बढ़ती ही रहती है या फिर मैं कह सकता हूँ मेरी वैल्यू घटती रहती है, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ पर समझ में आया है। इसके कारण आने वाला जो टोटल एरर होता है, ठीक है, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एरर, जो आप लोगों का टोटल एरर होगा, टोटल एरर इज लार्ज, ठीक है। जो आप लोगों का एरर आएगा वो क्या आएगा, काफी ज्यादा मात्रा में आप लोगों को मिलता है, इज लार्ज, और आइदर आई कैन से वेरी लार्ज, टू लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटिव एरर की मैंने आप लोगों से बात की। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा था कि मैं क्यूमुलेटिव एरर यानी कंपेंसेटिंग एरर की आप लोगों से अब यहाँ पर बात करूंगा। कंपेंसेटिंग एरर को रैंडम एरर भी कहा जाता है, ठीक है, वो अपन लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड है आप लोगों के पास कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर कह लें या फिर अपन इसको रैंडम एरर कह लें, एक ही बात है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो आप लोगों को चीजें याद रखनी है वो आप लोग याद रख लें। इसका जो साइन होगा इट हैज साइन, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। एनी वैल्यू जो आएगी इसकी, ठीक है, वैल्यू इन दिस केस, ठीक है, वो आप लोगों की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, डिपेंड करेगा कि मेरा कितना कंपनसेट हो पा रहा है या फिर एरर मेरा किस डायरेक्शन में मुझे देखने को ज्यादा मिल रहा था। कंपनसेटिंग एरर का अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो उसमें क्या है, ये रैंडम एरर है। रैंडम एरर का मतलब क्या है, जब मैंने वहां पर सर्वे किया, सर्वे करने के बाद ऐसा हो सकता था कि कभी मैंने जब सर्वे किया रैंडम आ रहा है तो कभी वैल्यू ज्यादा आ गई, कभी वैल्यू कम आ गई, कभी ज्यादा आ गई कभी कम आ गई, इस तरीके से प्लस माइनस करती हुई वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देती है, ठीक है। और कंपनसेट करने के बाद भी अगर कुछ एरर रह जाता है तो यहाँ पर मैं पहले से डिफाइन नहीं कर सकता हूँ कि वो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव भी होगा, यानी वैल्यू जो होती है इस केस में वो पॉजिटिव भी आ सकती है एरर की और नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। तो आई कैन से वैल्यू ऑफ एरर आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ में आ जाए, एरर वैल्यू की मैं यहाँ पर आप लोगों से बात की है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ रैंडम एरर, ठीक है, रैंडम एरर की अगर मैं आप लोगों के केस की बात करता हूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस केस में कि यहां पर एक रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ठीक है, इज एप्लीकेबल। एक रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी आप लोगों का एक होता है जो मेरे रैंडम एरर पर मैं कह सकता हूं जस्टिफाई होता है या इम्प्लीमेंट होता है। अब ये होता क्या है रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो रूल आप लोगों को फॉलो करने होते हैं, उन रूल्स को अपन लोगों को ध्यान रखना होता है कि वो रूल कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये क्या फॉलो कर रहे हैं ये रूल्स। पहला जो रूल है मेरे पास, ठीक है,
रूल नंबर 1 की मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्मॉल जो एरर्स होती हैं आप लोगों की, स्मॉल एरर्स हैव या फिर स्मॉल एरर्स आर मोर फ्रीक्वेंट, स्मॉल एरर्स आर मोर फ्रीक्वेंट एज कंपेयर टू या फिर देन लार्ज एरर। जो छोटी छोटी एरर होती हैं वो मेरी साइट पर मैं कह दूं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लार्ज एरर, क्योंकि बड़ी जो मिस्टेक है वो अपन लोग इतना जल्दी इजीली नहीं करेंगे, ठीक है, अपन लोग बहुत ध्यान से सर्वे करेंगे। तो लार्ज एरर आने का तो मैं कह सकता हूँ सवाल काफी कम उठता है, लेकिन जो स्मॉल एरर होती हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम दिखती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोगों का लॉ वो है पॉजिटिव और नेगेटिव एरर of same magnitude of same magnitude have same frequency, same, or I can say equal frequency of occurrence। जो एरर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड जिनका सेम है उनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी जो है आप लोगों की क्या है, सेम होती है, ठीक है। इसको अपन एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ये है मेरे पास प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज माय प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं साइज ऑफ एरर को आप लोगों का शो कर रहा हूँ तो इस साइड है मेरे पास नंबर ऑफ एरर्स कितने आप लोगों के आएंगे, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ कि जो मेरी नंबर ऑफ एरर्स है या फिर मैं कह दूं नंबर ऑफ एरर्स एक तरीके से फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एरर्स हैं ये क्या है, इनके आने की फ्रीक्वेंसी भी मैं यहाँ पर इसको मेंशन यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मैं देखूंगा कि जो मुझे 0.2 पर जो लगभग मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अराउंड मैं कह सकता हूँ 20 से अबव, वो आप लोगों को -2 पे जब आप लोग देखेंगे, अगर मैं -2 की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 15, और +2 की, सॉरी, जब मैं +2 की बात कर रहा हूँ तो मुझे अराउंड मैं कहूँ 15 मिल रहा है, -2 की भी बात करता हूँ तो मुझे अराउंड 15 मिल रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि चाहे -2 हो मेरे साइज ऑफ एरर, चाहे +0.2 हो, फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ एरर्स जो है, ठीक है, इसको दूसरे टर्म में आप लोग क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो सेम रहेगी, तो मेरा सेकंड लॉ जो है वो इस प्रोबेबिलिटी कर्व से शो होता है। और पहला था कि जो मेरा मैं कह दूं आप लोगों के पास जो एरर्स थे, ठीक है, स्मॉल एरर्स के होने के चांसेस साइट पर ज्यादा रहते हैं एज कंपेरिजन टू लार्ज एरर, ठीक है। तो यहाँ तक अपन लोगों को यहाँ पर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। उसके बाद अपन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए, कि आप लोग कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे अपन लोग निकालेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में आप लोगों को पॉइंट है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैन बी फाउंड by using I can say the principle of least square, the principle of least square, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से आप लोग अपनी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कैसे निकालेंगे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं द मोस्ट आई कैन से प्रोबेबल वैल्यू, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूं आप लोगों के MPV, ठीक है, इज दैट
is that value for which sum of square of error is least। यानी जो एरर जो आप लोगों के आ रहे हैं उनका मैं स्क्वायर करूंगा और जब सम करूंगा जो मुझे लीस्ट मिलेगा उस केस में, ठीक है, वो मेरे का कहलाएगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आप लोगों की कहलाएगी। इस तरीके से आप लोग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर को यूज करते हुए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं अपन, और इसी तरीके से अपन लोग उसको डिटरमाइन भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट बात मैं करता हूं किस तरीके से निकालेंगे इसको। ठीक है, उसके लिए अपन यहां पर लिखते हैं केस 1। अगर मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, मान लीजिए कि मेरे पास कुछ मेजरमेंट है। इफ ऑल मेजरमेंट हैव इक्वल वेट। ठीक है, तो मेरे पास जो मेजरमेंट आए वो कितने आए, x1, x2, x3, x4 अप टू xn। ठीक है, ये मेरे पास किसी भी कोई भी मैं कह दूं क्वांटिटी को मेजर करने पर मेरी वैल्यू आई। ठीक है, तो यदि मैं आप लोगों से कहता हूं इफ x अगर मेरा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, x क्या है मेरे पास, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है आप लोगों के पास, तो यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो एरर होगा आप लोगों का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मेरा एरर हो जाएगा मेरा x मेरी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, मेजर वैल्यू है x1, तो x माइनस x1 मेरा क्या हो जाएगा, आप लोगों का एरर हो जाएगा। इसी तरीके से x माइनस x2 के लिए एरर हो जाएगा। इसी तरीके से ये x माइनस x3 थर्ड वैल्यू के लिए हो जाएगा, और ये जो है चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मैंने आप लोगों को पहले भी डिफाइन करी थी, जिसके करेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे वो मेरी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू थी। तो मैं कह सकता हूं कि इसके करेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो इस वैल्यू में से अगर मैं मेजर वैल्यू को माइनस कर दूंगा, जो मैं कह दूं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत आ रहा होगा जिसमें, तो वो मेरे को एरर दे देगा, और एरर मुझे x1 से लेके x1 माइनस x माइनस x2 x माइनस x3 के फॉर्म में यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो सम ऑफ एरर्स अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ तो किस तरीके से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, सम ऑफ एरर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, यदि मैं कह दूं सम ऑफ एरर मेरे पास y आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस x3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन यू विल बी गोइंग ऑन x माइनस xn का होल स्क्वायर। ये मेरे पास, मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई सम वहां पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो यहां पर मेरे पास टर्म आ जाएगी dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx अगर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर सॉल्व होने के बाद मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस x1। ठीक है, 2x माइनस x2, 2x माइनस x3। ठीक है, प्लस आई कैन से 2x माइनस xn आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो मैं कह दूं कि ये मुझे सम ऑफ आप लोगों को जो एरर्स था ये क्या इतना चाहिए था, लीस्ट, तो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ये जो 2x जो है आप लोगों का, ये हो जाएगा मेरे पास nx। ठीक है, n बार आप लोगों का x आ रहा है तो दिस विल बी और nx माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है, इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को निकाल सकता हूँ। मेरे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ जाएगी x1 x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आप लोगों के पास वहां पर था, या फिर जितनी बार मैंने आप लोगों की मेजर्ड वैल्यू को निकाला है। ठीक है, दिस इज, मैं इसको कह सकता हूँ ये मेरा मीन निकल कर आया है, इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है वो निकल कर आई है। ये जो केस था आप लोगों का, ये केस मैं कह सकता हूँ केस फर्स्ट, व्हेन वेट ऑफ क्वांटिटीज आर सेम। जब मेरे वेट जो है क्वांटिटीज का वो सेम था। अगर आप लोगों को वेट नहीं पता है तो वेट मैं आप लोगों को पहले बता दूं, किसी भी क्वांटिटी या फिर किसी भी मेजर्ड वैल्यू का वेट जितना आप लोगों को ज्यादा दिया होगा, मैं कह सकता हूं वो वैल्यू उतनी ही वेटेज रखती है, यानी वो वैल्यू उतनी ही सही है। आई होप आप लोगों को वेट जो है समझ में आ गया होगा कि किसी वैल्यू का वेट अगर मैं आप लोगों को 2 बताऊं और किसी वैल्यू का वेट मैं आप लोगों को 3 बताता हूं, तो जिसका वेट 3 है आप लोग कह सकते हैं कि वो वैल्यू मेरी ज्यादा सही है, ज्यादा मैं कह दूं कि मेरे लिए कंसिडरेबल है। ठीक है, केस 2 की बात करें, केस 2 में अपन लोग देखेंगे किस तरीके से अपन करते हैं इसको। केस 2 आएगा आप लोगों के पास व्हेन वेट्स ऑफ आई कैन से क्वांटिटी और मेजर्ड वैल्यू, और आई कैन से मेजर्ड वैल्यू आर डिफरेंट। पहले वाले केस में वो सेम थे, इस केस में वो हैं जो आप लोगों के डिफरेंट। ठीक है, तो यदि मैं आप लोगों से कह दूं कि आप लोगों ने जो मेजरमेंट्स लिए हैं, ठीक है, मेजरमेंट आप लोगों ने लिए x1 x2 x3 एंड दिस विल बी अप टू xn। ये मेरे मेजरमेंट्स मुझे आए। वेट अगर मैं बात करूं तो सबका वेट मेरे पास अलग अलग है। x1 का वेट W1 है, x2 का W2 है, x3 का W3 है, ऐसे ही ये WN। ठीक है, दिस इज माय वेट। नेक्स्ट, अगर मेरे को वेट अलग अलग दे रखा है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आप लोगों को इसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसको मैं मान लेता हूं कि मेरे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है x। ठीक है, x की वैल्यू मुझे निकालनी है, लेकिन एक बार को मैंने मान लिया है कि मुझे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को मैं x से डिनोट कर रहा हूं। एरर्स जो आप लोगों के पास आएंगे, एरर क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में से मैं मेरी वैल्यू को माइनस कर दूं। ठीक है, तो एरर मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट के लिए x माइनस x1, इसके लिए x माइनस x2, x माइनस x3 एंड दिस विल बी x माइनस xn विल योर एरर। ठीक है, यहां पर अगर मैं कहूं कि आप लोगों को स्क्वायर ऑफ एरर करना है, स्क्वायर ऑफ एरर अगर आप लोग करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस x3 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी x माइनस xn का होल स्क्वायर आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, अगर मैं कह दूं आप लोग इसका सम कर दें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। ठीक है, तो सम जब मैं करूंगा इसका, तो मुझे सम वेट को कंसीडर करते हुए करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसका, W1 आप लोगों का वेट है, स्क्वायर ऑफ एरर है x माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही W2 x माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसी तरीके से W3 x माइनस x2 का होल स्क्वायर, और ये जो क्वांटिटी है आप लोगों की ये चलेगी मेरी WN xn माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आप लोगों का सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। इसकी क्वांटिटी को यदि मैं y से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स विल बी, y बराबर आप लोगों का यहां पर आ जाएगा W1 x माइनस x1
का होल स्क्वायर, W2 x माइनस x2 का होल स्क्वायर, W3 x minus x3 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी अप टू wn x माइनस xn का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों का ये वेरी करेगा। फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट करा देता हूँ dy बाई dx को। यदि मैं dy बाई dx और इसको अगर मैं कराता हूँ तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, 2w1 x माइनस x1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग सारी टर्म्स को खोल सकते हैं, 2w2 x माइनस x2, इसी तरीके से 2w3 x माइनस x3, और ये आप लोगों का चलता रहेगा। लास्ट में 2wn x माइनस xn आप लोगों के पास आ जाएगा। यदि मैं इस टर्म को जीरो कर देता हूँ, ठीक है, इस टर्म को जीरो कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा। ठीक है, इस टर्म को अगर मैंने जीरो कर दिया है तो आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि अगर आप लोग 2 जो है आप लोगों का इस पूरी टर्म में से आप लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे आप लोग 2 जो है पूरे के पूरे में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मेरा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, W1 आई कैन से x1 प्लस W2 x2 W3 x3, और ये आप लोगों का wn xn तक चलेगा। ठीक है, और ये जो आप लोगों का कह दूं कि जो यहाँ पर नीचे मेरे पास क्वांटिटी जो निकल कर आएगी, यदि मैं 0 को हटा के x जो आया है आपके पास n जो बार, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 को हटा के x कॉमन आ जाएगा मेरा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, W1 W2 W3 अप टू wn। ठीक है, तो इस ये टर्मिनोलॉजी मेरे पास बन जाएगी। यहाँ से मेरे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो x की आएगी वो आप लोग लिख सकते हैं, मेजर क्या होगी, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 अप टू wn xn, and this will be divided by W1 plus W2 plus W3 and it will goes on up to Wn। तो x मेरे को क्या दे दिया है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आप लोगों को मिल चुकी है। ठीक है, x इज योर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जब आप लोगों के डिफरेंट वेट्स हो, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जब वेट्स आप लोगों के क्या हो, डिफरेंट। तो इस तरीके से आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं कह दूंगी आपके एसएससी में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है या फिर आप लोगों की ईएस में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया है जहां पर आप लोगों से पूछा जाए और आप लोगों को वहां पर डिफाइन करें, तो अब आप लोग इजीली उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आप लोगों से थ्योरी ऑफ वेट्स की। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था आप अभी तक थ्योरी ऑफ एरर्स, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्या आप लोगों का वेट के जो वेट अभी तक अपन लोग बात कर रहे थे उसमें वेट में क्या क्या आप लोगों के फिनोमिना लगते हैं, कैसे आप लोग वेट को डिटरमाइन करेंगे, प्लस माइनस क्या रहता है, वो सारी चीजें अपन लोग अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन लोग हेडिंग देते हैं, हेडिंग रहेगी आप लोगों की थ्योरी ऑफ वेट्स। थ्योरी ऑफ वेट्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ वेट्स क्या कहता है, वेट्स मैं आप लोगों को पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, फिर से मैं आप लोगों की एक और बार डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ईज हो जाए। weight of a measurement, weight of a measurement shows, ठीक है, the probable accuracy of the measurement, of the measurement।
तो मैं जो आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी मैंने आप लोगों को कि कितना वो मेरे लिए कंसिडरेबल है, कितना मैं उसको एक्यूरेट मानूं या कितना उसको सही मानूं, वो उसके वेट पे डिपेंड करेगा। यानी मैं कह सकता हूँ जितना वेट ज़्यादा होगा वो मेरे लिए उतना ही ज़्यादा कंसिडरेबल या उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मेरे लिए होगा। ठीक है, दिस इज द आई कैन से डेफिनेशन ऑफ योर वेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल अगर मैं मान के चलता हूँ, इफ x1 जो है उसका वेट जो है x1, ठीक है, वैल्यू है आप लोगों के यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आप लोगों से उसके वेट की बात कर रहा हूँ। x1 का वेट है मेरे पास W1, x2 का वेट है मेरे पास W2, ठीक है, इस तरीके से xn का वेट है मेरे पास Wn। ठीक है, तो यदि मैं आप लोगों से कह दूं कि आप लोग निकालें वेट ऑफ मीन, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं कई बार, वेटेड एवरेज। वेट ऑफ मीन निकालें या फिर वेटेड एवरेज अगर आप लोगों को निकालना है तो वो आप लोगों का कितना हो जाएगा, सिग्मा W के बराबर हो जाएगा, यानी समीशन ऑफ W1 प्लस W2 अप टू Wn आप लोगों का वेट ऑफ मीन यहाँ पर आप लोगों को शो करेगा। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट जो आप लोगों की थ्योरी कहती है। ठीक है, सेकंड अगर अपन बात करें आप लोगों से, यदि वैल्यू A एंड B, ठीक है, हैव फॉलोइंग वेट्स, ठीक है, ए का जो आप लोगों को ए वैल्यू आप लोगों ने मेजर करी है उसका जो वेट है मुझे गिवन वो है W1, बी जो मैंने वैल्यू मेजर करी है उसका वेट है मेरे पास W2। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को कह देता हूं कि आप लोगों को निकालना है वेट ऑफ ए प्लस बी, यानी जब इन दोनों वैल्यू को मैं प्लस कर दूंगा तो वेट मेरे पास इन दोनों का कितना निकल कर आएगा वो आप लोगों को बताना है। वो होगा आप लोगों का 1/1 प्लस W1 प्लस 1/W2। दिस विल बी योर वेट व्हेन यू ऐड द बोथ क्वांटिटीज जिनके वेट अलग अलग थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने दो जो थ्योरी है वो आप लोगों ने यहाँ पर देखी किस तरीके से अपन लोग उसको यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगा कि थर्ड जो है मेरा इसका किस तरीके से, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपन लोगों को जो नेक्स्ट जो वेट है की जो थ्योरी है उसमें अपन लोग किस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं, वो है थर्ड कंडीशन। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं थर्ड रूल ऑफ वेट, और वो क्या है, इफ अ मेजरमेंट if a measurement I can say कोई भी नाम ले लेते हैं अपन, इसका A ले लें आप लोग, if a measurement A is multiplied by a constant, ठीक है, कांस्टेंट को मैं ले लेता हूं K के बराबर। तो यदि मैं किसी पूरी मेजर्ड वैल्यू को K कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देता हूं, ठीक है, देन आई वांट देन द वेट ऑफ K इंटू A, ठीक है, यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मेरे पास मेजरमेंट आ चुका है उसका वेट आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो यदि मैं कह दूं कि जो मेजरमेंट जो आप लोगों का वेट जो मेजर्ड क्वांटिटी थी उसका वेट अगर आप लोग W1 मान के चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं इफ वेट ऑफ A is W1 then weight of K into A will be equals to W1 divided by K का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट से आप लोगों को उसको क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा जब आप लोग उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट रूल अपन लोगों के पास आता है, वो है यदि इफ अ मेजरमेंट
ए, ठीक है, whose own weight is W1 and it is multiplied with I can say is आप लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाइड ना कह के मैं यहाँ पर अपन डिवाइड ले लेते हैं। मल्टीप्लाइड के लिए मैंने आप लोगों को रूल बता दिया है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डिवाइडेड लिख देता हूँ, ठीक है। उसके लिए अपन लोग रूल देख लेते हैं क्या रहेगा। इट इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई अपन यहाँ पर करेंगे कि डिवाइड करता हूँ उसको इस बार कांस्टेंट k से। तो जब मैं उसको कांस्टेंट k से डिवाइड करूंगा तो इसमें जो आप लोगों के फॉर्मूले में या फिर मैं कह दूं वेट निकालने में जो आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है, द वेट ऑफ आई कैन से a अपॉन k, जो मेजर्ड वैल्यू थी उसको मैंने किसी कांस्टेंट k से क्या कर दिया है, आप लोगों का डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वेयर आई कैन से k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो जो इसका वेट हो जाएगा, वेट ऑफ a अपॉन k, इट इज इक्वल्स टू आई कैन से W1 इंटू k का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है तो कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा कांस्टेंट तो वेट जब मैं निकालूंगा तो वो डिवाइड के स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ रूल्स और भी आप लोगों के हैं इसके। मैं यहां पर कह दूं इफ द इक्वेशन changes its all sign, कोई मेजरमेंट की इक्वेशन है जिसमें आप लोग सारे साइन आप लोग चेंज कर दें इक्वेशन की, इफ द इक्वेशन चेंजेस इट्स ऑल साइन और द इक्वेशन is added or subtracted from constant, its weight do not change, its weight I can say do not change। यदि किसी भी इक्वेशन के आप लोग सारे साइन चेंजेस कर देते हैं या इक्वेशन को किसी भी मैं कह दूं किसी कांस्टेंट से पूरी की पूरी इक्वेशन को आप लोग माइनस कर दें या फिर उसमें कोई कांस्टेंट पूरे में आप लोग ऐड कर दें, तो आप लोगों का जो वेट होगा इक्वेशन का वो चेंज आप लोगों का नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉ मैं कह सकता हूं जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि यदि किसी इक्वेशन जो है आप लोगों को, ठीक है, अगर उसका मैं कह दूं कि आप लोगों को उसके खुद के वेट से अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं उसको, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ द इक्वेशन is divided by its own weight, खुद के ही वेट से अगर वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इस ओन वेट, देन द वेट ऑफ इक्वेशन will be reciprocal of ओरिजिनल वेट। जो पहले जो उसका वेट था उसका वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द लॉ ऑफ वेट। इस पर मैं कह दूं आप लोगों को, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है
कई बार आप लोगों को मैच द फॉलोइंग के जैसे जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसमें भी ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, तो अब अपन लोगों को वेट के मैंने आप लोगों को सुनाने में बता दिया, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है किस तरीके से होता है, और टर्मिनोलॉजीज भी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हैं इसके, उसको अपन लोग देखेंगे, और क्योंकि कल की क्लास में मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है, जो आप लोगों के इस गेट और ईएस में पूछे जाते हैं, तो आज अपन उन फॉर्मूलों को भी रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक मेरा स्टार्ट हो रहा है, कह सकता हूँ आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा आप लोगों का जिसका मैं नाम दूंगा, आई कैन से फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंट एरर्स। ठीक है, एरर्स आप लोगों के किस टाइप के हैं आप लोगों को उसके लिए निकालना है। फर्स्ट केस, इफ आई कैन से if weight of if weight of different, ठीक है, if weight of different measurement, if weight of different measurement are, ठीक है, if weight of different measurements are same, ठीक है, if weights of different measurements are same, तो फर्स्ट जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आप लोगों के पास प्रोबेबल एरर का। ठीक है, प्रोबेबल एरर इन अ सिंगल मेजरमेंट। ठीक है, इसको अपन लोग शो करते हैं ई एस से। ठीक है, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल मेजरमेंट को ये आप लोगों के पास होगा +-0.6745 अंडर रूट ऑफ सिग्मा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। ठीक है, दिस इज माय प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल मेजरमेंट। नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास फॉर्मूला, यहाँ पर आप लोगों को वैसे सारी चीजें पता है, ई एस मेरा प्रोबेबल एरर है, वी भी अगर अपन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, वी जो होगा मेरा वो होगा मेरा एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट्स, एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट। ठीक है, और ये आप लोग कैसे निकाल लेंगे, x-x1 करके जैसे अपन लोगों ने निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ई एस का फॉर्मूला आ गया। यदि मैं कहूँ आप लोगों को निकालना है प्रोबेबल एरर, ठीक है, इन मीन वैल्यू में आप लोगों को एरर निकालना है, ये सिंगल मेजरमेंट में आप लोगों ने निकाला था। ठीक है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ आप लोगों को एरर मीन प्रोबेबल वैल्यू में चाहिए, एमपीवी में आप लोगों को एरर चाहिए, इसको मैं ई एम से शो करूंगा। ठीक है, ई एम का फॉर्मूला होगा मेरे पास 0.6745 अंडर रूट ऑफ सिग्मा वी स्क्वायर अपॉन n+1। ठीक है, और इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि इट इज प्रोबेबल एरर ड्यू टू सिंगल मेजरमेंट दैट इज ई एस डिवाइड बाई अंडर रूट n। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले मैं अलग अलग केसेस में जहां जैसी वैल्यूज मुझे होंगी मैं उस तरीके से इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज द प्रोबेबल एरर फॉर मीन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन लोग देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोगों के पास होगा प्रोबेबल एरर इन, आई कैन से, इन अ सिंगल मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ वेट W1। ठीक है, तो यहां पर मैं कह दूं ई एस मेरे को वेट के रिस्पेक्ट में आप लोगों को निकालना है, तो +-0.675, ठीक है, 6745 होगा अंडर रूट ऑफ
सिग्मा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आप लोगों का सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को लगाना है W1 n-1 इक्वल्स टू ES जो मैंने निकाला था आप लोगों का, ठीक है, इसको दिस विल बी ES डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ W1। जब मुझे सिंगल मेजरमेंट का वेट W1 गिवन हो, ये मेरा उस केस में होगा, ठीक है। पहले के जो मेरे केसेस मैंने डिस्कस किए थे, वहां पर मैं वेट को मैं कंसीडर कर कर नहीं चल रहा था, ठीक है। मैं कह दूं कि वहां पर मेरे को एक यूनिट में के लिए ही करके चल रहा था, या फिर मैं कह दिया कि मेरे सारे के सारे वेट वहां पर सेम थे, कंसीडर ही मैं उनको नहीं करके यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, इफ वेट्स, ठीक है, इफ वेट्स आर अनइक्वल, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ सेकंड केस की, ठीक है, जब मेरे वेट्स क्या हैं, अनइक्वल, तो आप लोगों को जो फॉर्मूला मिलेगा प्रोबेबल एरर का, फोर्थ फॉर्मूला है ये, प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट, ठीक है। प्रोबेबल एरर सिंगल मेजरमेंट में जो मिलता है उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास ES, दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.06745 अंडर रूट ऑफ सिग्मा W V स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1, ठीक है। दिस विल बी अ प्रोबेबल एरर इन अ सिंगल मेजरमेंट व्हेन माय वेट्स आर अनइक्वल। इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं प्रोबेबल एरर आई कैन से, ठीक है, ऑफ वेटेड एवरेज मीन के लिए, ठीक है। और इसमें मैं इसको किससे शो करूंगा, EM से शो करूंगा, प्लस माइनस 0.6745 सिग्मा W V स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा W n-1, तो इसको मैं इससे लिख सकता हूँ, इट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस जो मैंने अभी ES निकाला है डिवाइडेड बाई सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा W, ठीक है। और जो लास्ट फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों को प्रोबेबल एरर, ठीक है, इन सिंगल मेजरमेंट ऑफ वेट W, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा दिस इज ESW एंड इट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट ऑफ सिग्मा W V स्क्वायर डिवाइडेड बाई W1 n-1, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को थोड़ा सा लर्न करने हैं, लगभग सारे सिमिलर फॉर्मूलेज हैं आप लोगों के पास, इन्हीं फॉर्मूला के बेस्ड पर आप लोगों के पास क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं इस चैप्टर से। अगर ये आप लोगों को ढंग से लर्न है तो मैं कह सकता हूँ इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन आप लोगों का कोई भी गलत नहीं होगा। तो आज की जो मेरी क्लास रही है उसमें आप लोगों को सिर्फ एक बार थोड़े से रिवीजन की जरूरत है, जिसमें आप लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज को सीख लें, ठीक है, और आप लोग क्या करें, जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें, ताकि जो मेरी कल की क्लास होगी उसमें अपन लोग उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो अपन कल की क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी दी थी, आज भी बता रहा हूँ कि अनअकैडमी प्लस के ऊपर गेट और ESE का जो बैचेस हैं वो आप लोगों के फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। वहां पर आप लोगों के 2 सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं, आपका SOM चल रहा है वहां पर और RCC चल रहा है। आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को डाउट क्लासेस के साथ साथ हर तीसरे दिन डाउट क्लासेस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छे लेवल पर आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। आप वहां पर जरूरी नहीं है कि एक फैकल्टी से पढ़ें, वहां पर आप लोगों को n नंबर ऑफ फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है। तो आप लोग अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मेरा रेफरल कोड है नितेश10 NITESH10। अगर आप लोग मेरा कोड अप्लाई करते हैं आप लोगों को 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है, अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। ये कोड आप लोग गेट ESE के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए,
या फिर आपके अगर कोई नोन किसी भी चीज़ की तैयारी करें, आप लोग अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स में इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है जो हमारे ग्रुप का, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है, दैट इज अनअकैडमी गेट ESE। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ आप लोग फेसबुक ग्रुप है हम लोगों का, उसको ज्वाइन करें। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ पर आप लोगों को मिलती हैं। आप जैसे कई सारे एस्पिरेंट जो गेट की तैयारी, SSC की तैयारी या फिर कह दूं ES की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन्होंने वो ज्वाइन करा हुआ है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपग्रेडेशन वहाँ पर आप लोगों का होता रहता है। हमारा जो फेसबुक ग्रुप है दैट इज catrix.mac, आप लोग इसको ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को आज की क्लास जो है समझ में आई होगी। कल मिलते हैं अपन अपनी क्लास में।